हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण सीरीज में जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। आप सभी ने इस सीरीज को बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं हम आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा पर डिस्कस करने। चलिएगा, अब जो आज की कक्षा है हमारी क्रम से 16वीं कक्षा है और इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को, इससे पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है। उनमें हमने हिंदी के विविध टॉपिक्स से आए सवालों पर बातचीत की। अब आगे आने वाली जो सीरीज है, यानी 1000 प्रश्नों तक हम बात करने वाले हैं और 1000 प्रश्नों के लिए हमने कितनी ही सारी क्लासें रखी हैं। तो इन सभी क्लासों में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी के हर एक पहलू पर, हिंदी के हर एक टॉपिक पर। तो आप जुड़े रहिए और बड़े पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहिए। अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा का जो नंबर है 16वां नंबर है और मैं शुरुआत करता हूं यहाँ से। आज की कक्षा का पहला सवाल आपके लिए ये, लेकिन ये तो बात आपके लिए काम की है और हमारे लिए भी काम की है कि इस कक्षा को यदि आपको अच्छी लग रही है तो अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कक्षा में यदि आपको कोई और इंक्रीज चाहिए या कोई और नयापन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपना सुझाव दें, हम जरूर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कक्षा में। आज की कक्षा के लिए हमने पहला प्रश्न ये रखा है, देखिएगा बहुत बेहतरीन सवाल होगा। जो विधि के विरुद्ध है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। बहुत सरल और बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह आई सर कि यहाँ पर सभी क्या दिए हुए हैं, सभी सर विधि से संबंधित जो है पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे सर, जैसे आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों वैधानिक, तो वैधानिक तो उसे कहते हैं जो विधि के अनुसार हो, विधान के अनुसार हो, तो उसे वैधानिक कहते हैं। इसमें विधान में, विधान शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से वैधानिक शब्द बना है और ये तो अर्थ वही देता है जो विधान के अनुसार हो, विरुद्ध नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अक्षम, अक्षम तो उसे कहते हैं जो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो, क्षम नहीं हो, उसे अक्षम कहते हैं, ये नहीं हो सकता। अवैध उसके लिए सही जवाब बनना चाहिए, क्योंकि जो विधि के अनुसार नहीं हो, जो कानून के अनुसार नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। अवैधिक भी इसके लिए सही अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, अवैध। अवैध, जैसे आप कई बार ये शब्द सुनते होंगे, महसूस करते होंगे, गाँव में खूब बात चलता भी है कि अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण किया गया है। अवैध का मतलब क्या हुआ? अवैध का मतलब हुआ कि वो विधि के अनुसार नहीं है, कानून के सम्मत नहीं है, कानून के खिलाफ है, कानून के विरोध में है, विधि के विरोध में है, इसलिए उसको अवैध कहा जाता है। सही उत्तर इसके लिए बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर। करेक्ट दोस्तों, करेक्ट सर। चलिए आज की कक्षा का ये नेक्स्ट सवाल है, देखिए बेहतरीन सवाल होगा। क्या सवाल आपसे पूछा जाता है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा रूप है? क्रियाएं देखो दोस्तों, कर्म के आधार पर तो क्रिया दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया। ध्यान रखिएगा, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। यानी जब कर्ता का, क्रिया का प्रभाव किस पर हो, कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो सकर्मक और अकर्मक की तो कहानी यहाँ पर है। तो ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं? फिर दूसरे आधारों पर भी क्रिया के भेद होते हैं। जैसे क्रिया से पहले क्रिया संपन्न हो जाए तो उसे पूर्वकालिक कहते हैं। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय में, पहले समय में पूर्ण हुई हो ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और क्रिया का अर्थ आप दोस्तों जानते ही हैं, क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, या होने का, या होने के लिए, या करने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर देखें पूर्वकालिक क्रिया, और इसके लिए बजा कर, हाँ जी, पहले उसने क्या बजाया? उसने बांसुरी बजाई और फिर गोपियों को नचाने का कार्य किया। तो यह पूर्वकालिक क्रिया का जबरदस्त उदाहरण है दोस्तों। आपके डीएसएसबी में बहुत ज्यादा टफ सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं, आपकी इन परीक्षाओं में बहुत हिंदी से संबंधित बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में जो सवाल आए थे
यानी हमारे एपिसोड 15 में, यानी 15वीं कक्षा में हमारे जो सवाल थे, किसी विद्यार्थी ने लिखा कि सर बहुत अच्छी क्लास थी लेकिन इजी थी। ये सही बात है कि आपको इजी सवालों पर ज़्यादा ले जाया जाता है। ये एग्जाम जो आपकी होती है, इनमें हिंदी में बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के सवाल नहीं पूछे जाने की गुंजाइश होती है। फिर भी आपको तो गहराई से अध्ययन करना है, आपको तो किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं है, इसलिए आप इम्तिनान के साथ चीज़ें पढ़ते चलें। तो यह है, इसके लिए सही उत्तर क्या बन जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। यानी पहले कृष्ण बांसुरी बजा कर, देखो इसकी एक पहचान बता देता हूँ। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान यह है दोस्तों, आपको जनरली मिल जाता है कर, क्रिया के लास्ट में क्या मिल जाता है दोस्तों? कर शब्द मिल जाता है, तो वहां समझ लीजिएगा कि यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, ये 95% आपको ये मिल जाएगा। ये एकदम सीधी इसका कीवर्ड है। जहां आपको कर मिल जाता है वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी क्रिया से पहले क्रिया संपन्न होती है। यस और नो? यस सर। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखें क्या कहता है सवाल, बहुत प्यारा है। सदाचार शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सदाचार बहुत बढ़िया सा है और इसका सही संधि विच्छेद हमें करना है, कर लेंगे सर। सत धन अचार, सत तो ठीक है लेकिन अचार ये कोई खाने वाली बात थोड़ी है दोस्तों, ये है आचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आचार। और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। क्या होता है दोस्तों? व्यवहार। और कैसा व्यवहार? सही अच्छा व्यवहार होता है, उसे कहते हैं सदाचार। तो इसके लिए सत ठीक था लेकिन आचार गलत है। यहाँ सत ठीक है और आचार भी सही है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन 20 के लिए सही उत्तर है। ऑप्शन 20 के लिए एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों, सत धन आचार। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का ये जबरदस्त बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तय, तय का बन गया दय। किस कारण से बना है? व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि प्रथम के बाद कोई घोष आए, कोई घोष वर्ण आए, तो दोस्तों प्रथम का तीसरा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है सर। जैसे ये तय किसी वर्ग का पहला है कि नहीं? पहला है। और तय के बाद में कौन आया है? कोई घोष वर्ण है। सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? घोष होते हैं। तो तय का तीसरा क्या बनेगा दोस्तों? तय, थ, दय बनता है। तो तय का क्या बनेगा? दय बना। और दय में कौन जुड़ा? आ जुड़ा, तो दय का हुआ दा और शब्द बना दोस्तों सदाचार। यस और नो? यस दोस्तों। तो यह है कौन सी संधि का उदाहरण हुआ? व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे सामने एक बेहतरीन सवाल आया है मेरे अंदाज से। शब्द शुद्धि का सवाल है, ज्यादा कुछ आपको जोर लगाना नहीं है, बहुत सिंपली तरीके से आपको समझना है। देखिएगा, शब्द नहीं वाक्य शुद्धि का है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक ऐसा जीवन राजपथ है। अरे राजपथ, जीवन एक ऐसा होना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था। जीवन एक, तो ये तो नहीं है, गलत हो गया। देखो वाक्य एक ही है लेकिन वाक्य के शब्दों को इधर उधर करके रखा गया है, मतलब इनका क्रम बिगाड़ा गया है, क्रमत्व का दोष है इसमें। देखें, एक ऐसा जीवन राजपथ है जिससे होकर चलना पड़ता है सभी को। ये भाई ये जची नहीं बात। तो देखिएगा, एक ऐसा, फिर से ये जीवन तो बाद में आ रहा है, तो एक ऐसा ये भी कट जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन सी में देखिए, जीवन एक ऐसा राजपथ है जिससे होकर सभी को, ये देखो सभी भी बीच में आना चाहिए, सभी को चलना पड़ता है। ये एकदम सही अप्रोप्रिएट लग रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? जीवन एक ऐसा राजपथ है जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। नीचे फिर देखिएगा, नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखो दोस्तों कितनी गजब की बात लिखी, एक ऐसा राजपथ नहीं, जीवन एक ऐसा राजपथ दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी राइट। चलिए सर और बताइए सर अगला क्या बनेगा। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है सवाल देखिए, दिए गए शब्दों में से शुद्ध विलोमार्थी, विलोमार्थी का मतलब होता है विलोम अर्थ देने वाला, विलोम अर्थ देने, विलोम का मतलब उल्टा विपरीत अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? पहचान करें, शुद्ध की पहचान करें, ये पूछा इसने। किसकी पहचान करें? शुद्ध की पहचान करें दोस्तों। तो ध्यान देना,
ये संभर नहीं है, ये शंकर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? शंकर। और ये पार्वती, ये इसका विलोम हो जाता, लेकिन ये नहीं है। व्याप्त और संकुचित और शुभ्र, शुभ्र यानी श्वेत, और श्वेत का मतलब श्वेत, ये तो नहीं हो सकता है। और शानदार और शर्मनाक, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो व्याप्त और संकुचित होता है दोस्तों, व्याप्त और संकुचित। व्याप्त का मतलब सभी जगह फैला हुआ, और संकुचित का मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम एरिया, या फिर बहुत ही कम, छोटी की बात हो, छोटे की बात हो। तो संकुचित का अर्थ होता है कम से, ठीक है। संकुचन, संकुचन का अर्थ किससे लगाओगे? कम से लगाओगे। कूप मंडूक वाली बात यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो यह नहीं है, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, दिए गए शब्दों में से शुद्ध विलोमार्थी युग्म की पहचान करें। शुद्ध विलोम अर्थ देने वाला तो यही है दोस्तों, यही है। और लिंग परिवर्तन की बात होती तो शंकर और पार्वती हो जाता। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर, आपको भी मानना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा। क्या शानदार और कितना बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक डैश की आवश्यकता होती है। किसकी? विविधता की। नहीं, उन्नति के लिए विविधता की नहीं, बिल्कुल विविधता होगी तो उन्नति कैसे होगी? और वो मानसिक और आर्थिक की सकारात्मकता होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? सकारात्मकता। इसके लिए सही उत्तर बनेगा, बिल्कुल सकारात्मकता होनी चाहिए। तो अब इसको देखना, इस शब्द को इस खाली स्थान में यानी रिक्त स्थान में रखेंगे और फिर से इसको पढ़ेंगे। उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक सकारात्मकता की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल ठीक है। अब भाई आत्मनिर्भरता क्यों नहीं रख सकते आप, ये बताओ। आत्मनिर्भरता इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यदि आत्मनिर्भर है तो फिर उन्नति की क्या जरूरत है? उन्नति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और नीचे देखो सक्षमता, सक्षमता हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि सक्षम ही हो गया है तो फिर उसे उन्नति की क्या आवश्यकता है? आत्मनिर्भर है, उन्नति की कोई जरूरत नहीं है, और सक्षम है तो फिर उन्नति की कोई जरूरत नहीं है। मानसिक और आर्थिक उन्नति के लिए तो सकारात्मकता की आवश्यकता होती है, पॉजिटिविटी की आवश्यकता होती है। यस और नो दोस्तों? यस। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बनेगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, बहुत ही प्यारा है। देवता क्या कर गए? ये मुहावरा है, बहुत पुराना मुहावरा है, बूढ़ा मुहावरा है, और न जाने कितनी परीक्षाओं में आ भी चुका है। ये आया हुआ ही सवाल पूछ रहा हूँ। देवता देख कर जाना नहीं, ये किसी को कोई कहा नहीं जा रहा है कि देवता देख कर जाना। भाई हमारे गांव में, हमारे घर में कोई देवता आ रहे हैं और उसे देख करके जाना नहीं। देवता भाग जाना, देवता ही है वो भागेगा क्यों? और देवता आ जाना नहीं, आप पुकार नहीं रहे हो, फिर मुहावरा नहीं बनेगा। देवता कूच कर जाना, देवता कूच, कूच का मतलब होता है चले जाना दोस्तों। देखो आदमी किसी चीज से डरता है अचानक तो एकदम पीला पड़ जाता है आदमी, एकदम सफेद पड़ जाता है आदमी, मतलब भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो उसके लिए एक मुहावरा काम में लेते थे कि देवता इसको तो, इसे तो ये देखते ही ये तो, इसके तो देवता कूच कर गए। कूच मतलब भाग गए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भाग जाना मत जोड़ दीजिएगा। आप सोचोगे कि भाग गए और कुछ कर जाना एक ही अर्थ होता है ना, 9 2 11 हो जाना भाग जाने का मुहावरा बनता है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनाओगे दोस्तों? कूच कर जाना, ध्यान रखना, कूच कर जाना। इसके लिए यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट आंसर आएगा? कूच। क्या आएगा दोस्तों? कूच। कूच में ऊ बड़ा आएगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कूच है। ओके दोस्तों, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल ये देखिएगा, बेहतरीन सवाल है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। हा, बहुत ही शानदार ये पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां देखना क्या अर्थ दे रही हैं। पहले तो ये सुने, नीचे क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार जानते हो दोस्तों, अलंकार का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण होता है। इस बात को दिमाग में सजाइएगा। आभूषण का मतलब गहने। जिस प्रकार से महिला के गहने उसकी शोभा बढ़ाते हैं, महिला की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से शब्दों की या वाक्यों की या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों को रखा गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, यानी कोयल की पायलों की ध्वनि सुन करके जगती यानी संसार की, किसकी दोस्तों? संसार की। और जगती यानी जाग जाती है। 2 बार जगती जगती आया है। तो बताओ मुझे दोस्तों, शब्दों की आवर्ती किस अलंकार में होती है? शब्दों की
आवृत्ति किस अलंकार में होती है बेटा? शब्दों की आवृत्ति होती है आपके यमक अलंकार में। कौन से अलंकार में? यमक अलंकार में। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, आपने ये सुना होगा। तो कनक कनक 2 बार आया, तो वहां पर अलंकार कौन सा था? यमक अलंकार था। यहाँ पर भी जगती जगती 2 बार आया है, तो पहले जगती का अर्थ अलग है और दूसरे जगती का अर्थ अलग है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अलंकार तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार, जैसे बात सीधे सीधे तरीके से कही गई है लेकिन उसका अर्थ सुनने वाला अपने हिसाब से लगा रहा है, एक चमत्कारिक अर्थ लगा रहा है, तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार एक अलग अलंकार होता है दोस्तों। विवक्षा का मतलब होता है व्याप्ति, विवक्षा का मतलब क्या होता है? व्याप्ति। और ये श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार तो उस अलंकार को, ये विवक्षा का मतलब होता है पुनरुक्ति। मैं आपको यूं भी समझा सकता हूं दोस्तों, पुनरुक्ति अलंकार का ही दूसरा नाम क्या है? विवक्षा अलंकार है। और श्लेष अलंकार वह अलंकार जिसमें एक शब्द दिया हो और उसके 3, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, तो उसे किस में रखा जाएगा? उन पंक्तियों को श्लेष अलंकार में रखा जाएगा। इसलिए इन पंक्तियों का जो सही अलंकार आपसे पूछा जाए तो इन पंक्तियों का सही अलंकार है दोस्तों यमक अलंकार, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने के बाद उन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। यानी एक ही शब्द का दोहराव हो, बार बार आए और बार बार आने के बाद उसका जितनी बार है उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो ऐसे अलंकार को किस नाम से पुकारा जाता है? यमक अलंकार के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन सवाल था, ये अच्छे लेवल का सवाल था। आपको अलंकार का टॉपिक बढ़िया से करवाया भी जाएगा, डोंट वरी। शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभयालंकार क्या होता है, अलंकारों के कितने भेद होते हैं और कौन सा अलंकार कौन सी पंक्तियों में प्रयुक्त होता है, किस प्रकार की पंक्तियां होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इन सब की जानकारी हम लेने वाले हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशल अलंकार की आपके लिए क्लास करनी होगी। उस क्लास में आपको अलंकारों के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द थकान का पर्याय नहीं है? पर्याय का अर्थ होता है दोस्तों उसके जैसा अर्थ देने वाला। तो इनमें से 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको छांटना है कि कौन सा है जो ये कहता है कि मैं भैया थकान का पर्यायवाची नहीं हूं, मतलब थकान मेरा अर्थ नहीं होता है। तो क्लांति का मतलब तो थकान ही होता है, और श्रांति का अर्थ तो बहुत बढ़िया से आपने सुना होगा, श्रांति का अर्थ भी थकान होता है। परिश्रांति का अर्थ भी विशेष प्रकार से बहुत ज्यादा थक जाने को परिश्रांति कहते हैं। और आश्विन, आश्विन का मतलब तो कुंवारपन होता है, आश्विन का माह होता है, एक महीना होता है हिंदी में, वो आश्विन का महीना होता है। तो आश्विन का अर्थ मेरे अंदाज से क्या नहीं होता है दोस्तों? थकान नहीं होता है। बाकी सभी 3 विकल्प का अर्थ क्या होता है? थकान। यानी निम्नलिखित में से थकान का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ओके ओके सर, आगे बढ़िएगा दोस्तों। और आगे बढ़कर के यदि हम बात करें तो आपके सामने आएगा कि उचित तद्भव शब्द का चयन करके निम्न वाक्य पूर्ण करें। अब वाक्य है यहाँ पर हमारे सामने और वाक्य दिया हुआ है और उसमें हमें उचित किसका चयन करना है? तद्भव का चयन करना है। तद्भव कौन से होते हैं दोस्तों? तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी से, जो संस्कृत से, किससे? संस्कृत से हिंदी में अपभ्रंश होकर प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयुक्त होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए और हिंदी में आते आते उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और संस्कृत के सेम टू सेम, जैसे जिस प्रकार से संस्कृत में थे उसी प्रकार हिंदी में प्रयोगित हो रहे शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम और तद्भव दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर देखिएगा, नारिकेल, इसको तो काट दो, इसका तद्भव होता है नारियल। नारिकेल तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर पूछा क्या है? तद्भव पूछा है, इसको काट दिया। गेहूं, गेहूं तद्भव है, बिल्कुल ये भी है। और खेत, ये भी तद्भव है। और गोधूम, ये तत्सम है, इसको भी काट दो। तो 2 ऑप्शन हमारे बीच में बचे दोस्तों, गेहूं और खेत, गेहूं और खेत।
अब देखना, ध्यान देना, खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? क्षेत्र होता है। और गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। ध्यान दीजिएगा। तो आजकल गेहूं आजकल हर जगह उपलब्ध है या खेत आजकल हर जगह उपलब्ध है? बताओ। खेत तो नहीं होना चाहिए ना। बाजार में खेत है क्या? नहीं, बाजार में खेत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, गेहूं आजकल हर जगह उपलब्ध है। देखो, तद्भव ही है दोनों शब्द, लेकिन तद्भव में से भी इसके लिए कौन सा सही है वो आपको छांटना है। इसके लिए आपका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? सही उत्तर बनेगा आपका गेहूं, ऑप्शन बी, राइट आंसर जी। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही शालीनता के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं और ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति लेकर के आने वाला है। ये जो समय आप पढ़ाई को दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कानून की अनभिज्ञता, नोट करने लायक लाइन है। कानून की अनभिज्ञता से बहुत हानि होती है, इसलिए उसकी यानी किसकी? कानून की। कानून की आवश्यकता है, डैश आवश्यकता है। अब किसकी आवश्यकता है? अल्पज्ञता की। अल्पज्ञता का मतलब होता है कम ज्ञान की। नहीं, कम ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। विज्ञता की, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो विज्ञता की जरूरत है। वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विशेष होता है। वी का अर्थ विशेष होता है। वैसे तो वी अपने आप में एक उपसर्ग है और उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है, किसी शब्द में जुड़ने के बाद अर्थ निकलता है। याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। मैंने क्या कहा? वी। और गेता का मतलब क्या होता है? गे का मतलब होता है ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है दोस्तों। कानून की अनभिज्ञता, नॉलेज नहीं है, बहुत हानि होती है नॉलेज नहीं होने के कारण, इसलिए उसकी विज्ञता जरूरी है, विज्ञता आवश्यक है। उपयुक्त शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की, उपरोक्त शब्द गलत है दोस्तों, उपरोक्त नहीं होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं सवाल में भी ठीक करवा रहा हूं आपको। यहाँ उपरोक्त ना होकर के क्या होना चाहिए था दोस्तों? उपर्युक्त होना चाहिए था। उपर्युक्त, ये एकदम ठीक है। उपर्युक्त एकदम सही है और उपरोक्त एकदम ही गलत है। उपरोक्त शब्द अगर आपके सामने कहीं हिंदी में आता है तो उसे गलत साबित कर दे आप, क्योंकि उपरोक्त होता ही नहीं, क्या होता है? उपर्युक्त होता है दोस्तों। उपर्युक्त में एक जबरदस्त संधि कार्य कर रही है, ऊपरी धन उक्त। ऊपरी धन उक्त का अर्थ होता है ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो कहा गया है, तो ऊपरी धन उक्त का संधि विच्छेद संधि रूप बनता है उपर्युक्त। और सही शब्द उपरोक्त ना हो करके क्या होता है? उपयुक्त होता है। और इसका सही आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विज्ञता। थोड़ा सा ध्यान दे लें आप तो आपका कल्याण संभव है बेटा। देखिए सर, कल्याण संभव है। हाँ, यदि आप पढ़ें तो निश्चित तौर पर आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, यदि आप लगातार धीरे धीरे और बहुत शालीन तरीके से पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपकी सफलता में कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता, कोई भी बाधा नहीं बन सकती, कोई भी चीज आपके लिए बैरियर का काम नहीं कर सकती। आप निसंकोच अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे यदि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। चलिए, अगला सवाल आपके लिए ये रहा और आप अच्छे अच्छे कमेंट कर ही रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा, एक दिन का आवना दूजे दिन का अनखावना। उक्त लोकोक्ति का प्रथम खंड अशुद्ध है, शुद्ध खंड का चयन करें। प्रथम खंड, ये खंड है ना, ये खंड है ना, अशुद्ध है। एक खंड ये है और दूसरा खंड ये है दोस्तों। दूसरे दिन का अनखावना, एक दिन का पाहुना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक दिन का पाहुना। देखना दोस्तों, गांव में, हमारे राजस्थान में तो बहुत बढ़िया से बोलते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं राजस्थान में, वो सुनिएगा कैसे बोलते हैं। एक दिन का पावना, दो दिन का पावना, तीसरे दिन को बापकणु घावणु। क्या बोलते हैं? एक दिन को पावणु, दो दिन को पावणु, तीसरे दिन बापकणु घावणु। मतलब एक दिन ही मेहमान नवाजी होती है, 2 दिन हो जाए और तीसरे दिन भी अगर कोई रुक जाए तो फिर वो मेहमान नहीं रह जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसलिए जितना कम हो सके आप मेहमान बन करके कम से कम समय रुके सामने वाले के पास। देखिए, एक दिन का आवना नहीं होता दोस्तों, एक दिन का पाहुना होता है। क्या होता है? पाहुना यानी मेहमान। ध्यान रखें, ये पाहुना शब्द बहुत गजब का है। पाहुना
राजस्थानी में तो पावना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पावना ही बोलते हैं। तो ध्यान रखें, एक दिन का पावना, दूसरे दिन का अनखावना। अनखावना का मतलब अनकंफर्टेबल लगने वाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे दिन तो सारी चीजों में ही कटौती करने लग जाते हैं। जो क्या बोलते हैं, एक होता है अपने अपन बोलते हैं ना कि जिनके हम यहाँ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि, और एक को बोलते थे आतिथेय। तो जो सामने वाले सत्कार करने वाले होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय तक सामने वाले रिश्तेदारी में भी मान लो, कहीं भी मान लो, आपको नहीं ठहरना चाहिए। एक समय होता है, लिमिट होती है उसकी भी। चलिए, हाँ, कई लोग बड़ा आनंद से रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि सामने वाले कितने आपसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अन्वेषण शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन करें। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अन्वेषण शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का, और अन्वेषण बना कैसे, पहले तो ध्यान दें। एक तो एक ही मात्रा है, इसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, ये तो समझ में आती है। और ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर अनु शब्द था, अनु, और एक था एशन, एशन, और इस नु का वह बन जाता है, और कौन सी संधि में बनता है? यण संधि में बनता है दोस्तों। कौन सी संधि में बनता है? यण संधि में बनता है। ऊ का वह बनता है। इसलिए देखना, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन बी, अनाधन एषण गलत है, और अनवेधन षण गलत है, और अनुधन वेषण गलत है। इसका सही संधि विच्छेद तो क्या होगा? अनुधन एषण। और ये कौन सी संधि में होता है ऐसा, वो भी मैं समझा रहा हूं। देखना दोस्तों, ये है अनु और ये है एषण। ये एक पद ये है, दूसरा पद ये है। इस ऊ में से, इस नु में से ऊ गया, और ऊ का क्या बना? वह। लेकिन कैसा? आधा। आगे कौन है? ए। तो ये ए जुड़ जाएगा इसमें दोस्तों। और ध्यान देना, ए का ए रहा, इस नु में से ऊ गया तो न कैसा बचा? आधा बचा। ये सुनो दोस्तों, देखो कोई भी स्वर निकलता है किसी भी वर्ण में से तो वो है कैसा बचता है? अर्धाक्षर बचता है। तो न कैसा बचा? आधा। उस ऊ का क्या बनाया था आपने? ये नीचे वह में किसकी मात्रा जुड़ेगी? एक की। और बचा कौन है? सण। सण का सण लिखा आपने। और क्या शब्द बना दोस्तों? अन्वेषण। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। यण एक बेहतरीन संधि है, किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? जो है आपकी स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है, विकल्प बी है, सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएं, और अगला जो सवाल है आपके लिए ये रहा। क्या कहता है सवाल? देखिएगा, सवाल है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये पंक्तियां मुझे बहुत पहले से याद है, और बहुत गजब की पंक्तियां हैं। देखो फिर से देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो, देखो मनो नील मणि शैल पर, नील मणि, ये जो नीले पर्वत हैं उस पर क्या पड़ी है? आकर के प्रभात सूर्य की किरणें पड़ी हैं, ऐसा वह लग रहा है। शाम सलोने, शाम यानी शाम रंग का, सलोने गात यानी सुंदर बदन पर, सुंदर बदन पर ऐसे लग रहा है, मानो, मानो। जहां पर मनो, जनो, अब यहां पर पूछा क्या गया है? उस उक्त पंक्तियां निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है? दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह रख ले, जहन में बिठा ले। मैं आपको एक कीवर्ड दे रहा हूं, उसको आप ध्यान में रख ले। एक तो मनो शब्द, एक मनु शब्द, एक जनु शब्द, और एक जानो शब्द, जानो शब्द, और एक दोस्तों आपका ज्यो शब्द। जैसे जो, मानो, मनहु, जनु, जानो, और जनहु भी आ सकता है, जनहु जैसे। तो ये शब्द जहां मिल जाए वहां अलंकार कौन सा कर देना? आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना दोस्तों। कौन सा अलंकार कर देना? उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना। ध्यान रहे, मानो मानने के लिए कहा जाता है तो आप कौन सा अलंकार कर दें? उत्प्रेक्षा अलंकार कर दें। यहां पर आरोप किया जाता है दूसरी चीज का, अन्य वस्तु पर, या फिर कोई निर्जीव चीज होती है उसका सजीव चीज पर क्या किया जाता है? आरोप किया जाता है। और वहां पर मनो, मानो आपको 100% लगभग आपको मनो, मानो, जनो, जानो,
ये शब्द देखने को मिल जाते हैं पंक्तियों में, और इन शब्दों को देखते ही आप क्या कर दें, उत्प्रेक्ष अलंकार कर दें। इससे बेहतर तरीका कुछ है नहीं आपके पास में उत्प्रेक्ष अलंकार को पहचानने का। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं, जैसे अभी एक फिल्म आई है, वो आप देख भी चुके होंगे, आदि पुरुष। उसमें एक डायलॉग है, बहुत शानदार डायलॉग, शानदार तो नहीं कहूँगा लेकिन जो भी है, कि तेल तेरे बाप का, है ना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उस डायलॉग में, मुझे प्रॉपरली याद भी नहीं है, लेकिन वो डायलॉग जो बोला जा रहा है ना, वो अतिशयोक्तिपूर्ण डायलॉग है ना। बिन काना सुने, बिन काना सुने चले बिनु पैर, तो वो बिना कान के तो सुनता है, बिना पैरों के चलता है, ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी भाई। ऐसे कैसे हो सकता है, बात को बिना बढ़ा चढ़ा करके कहना। देखना, और मैं आपको बताता हूँ, कोई छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अतिशयोक्ति। ध्यान दें दोस्तों। और उपमा अलंकार, एक चीज की दूसरी चीज को क्या दी जाती है, उपमा। रूपक इसके समान बताया जाता है ना, चंद्र मुख, मुख चंद्र, इस प्रकार से बताया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या बनता है, इसका सही उत्तर बनता है उत्प्रेक्ष अलंकार। थोड़ा ध्यान देंगे। अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उपमा जिसमें दिखे वो उपमा अलंकार है। रूपक, रूप बताया जाता है कि ये वही रूप है, उसका ही रूप है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इनको बहुत डिटेल से हम अलंकार के टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। मीन केतु शब्द के लिए उचित विग्रह की पहचान करें। मीन केतु, मीन केतु का उचित विग्रह क्या होगा, ये बहुत ही शानदार बात है। और इसको यदि खोल करके हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मीन यानी मछली होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मछली नहीं मानेंगे हम, जैसा शब्द है वैसा ही उसका विग्रह करना चाहिए। मीन की केतु है जिसकी, जिनकी, अर्थात कामदेव। मीन केतु पर्यायवाची है कामदेव का, इसमें तो कोई शक नहीं है। मीन केतु पर्यायवाची है किसका, कामदेव का। मीन की आंख, आंख वाली तो कोई बात ही नहीं है। और मीन वाला केतु, मीन वाला यानी मीन वाला केतु भी कुछ है नहीं। ध्यान रखें, मीन वाला केतु क्या होता है, केतु का मतलब तो ध्वजा होती है। केतु का मतलब क्या होती है, ध्वजा। तो सर यहाँ पर दी हुई है ना मछली की ध्वजा वाले, नहीं, मछली की ध्वजा थोड़ी है उनके, मछली की ध्वजा नहीं है। मीन की केतु, मछली की ध्वजा जिनके ऊपर लगी होती है, या फिर मछली जैसा उनकी जो हस्तरेख होती है वो है, वो कौन है, वो कामदेव है। मछली नहीं करना है यहाँ, मछली नहीं करना है, ध्वजा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर देखो, समास विग्रह उसी अंदाज में करें जिस अंदाज में शब्द दिया हुआ है। मीन, इसका जो अर्थ है वो नहीं लिखे मछली, और केतु, केतु का अर्थ ध्वजा होता है, लेकिन ध्वजा आपको लिखना नहीं है। तो मीन की केतु है जिनकी, वह है कामदेव। तो इस प्रकार से इस जो सवाल है, इस प्रश्न का सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। और आज की कक्षा में तो इतने ही सवाल थे, 255 तक हम आज पहुंच गए हैं। आज की कक्षा आपको कैसी लगी, कितनी प्यारी लगी, कितने बढ़िया आपने सवाल किए। अलंकार से संबंधित 2 सवाल आए, यहाँ पर पूछे भी बड़े स्तरीय सवाल गए हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अलंकार हुआ, आपके छंद हुए, रस हुए, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। लेकिन उसके लिए तो दोस्तों आपको पेड कोर्स खरीदना होगा, और पेड कोर्स में आपको आकर के संपूर्ण हिंदी का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज की कक्षा में, यानी इस सीरीज में, हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। अब इजाजत चाहते हैं, आने वाली कक्षा में बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।